औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे और लेक्चर नंबर 3 में जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपना रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ा है, ताकि जो है ना वो हमारी एक समराइज वे के अंदर चीज़ें रिकॉल हो जाएं, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। एक ही चीज़ के ऊपर सारा फोकस है। अकाउंट्स की बेसिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो पिछला एक दफ़ा रीकैप कर लेते हैं जी। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चीज़ के ऊपर सीखा था कि जो लेक्चर 1 इसके अंदर हमने दो बुनियादी बातें समझी थी। एक हमने समझा था इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या होता है, वो हमने पढ़ा था कि जी एनीथिंग विच फुलफिल्स अ ह्यूमन नीड और ह्यूमन वांट, जो कि आपको कोई और इकोनॉमिक रिसोर्स के बदले में ही मिलेगा। सेकंड हमने पढ़ा था कि जी ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा था कि जी ट्रांजैक्शन मींस एक ऐसी अरेंजमेंट और ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज जहां पर एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा, और चले इसको भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि जी 4 बुनियादी शर्तें जो पूरी की पूरी होनी लाजमी है। ऐसा नहीं होगा कि कोई उसमें से अगर एक कोई कम है तो गुजारा हो जाएगा। एक था जी टू पार्टी ट्रांजैक्शन है। फिर हमने पढ़ा था जी टू एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स है। थर्ड हमने पढ़ा था जी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा दोनों पार्टीज के लिए। और फिर हमने कहा था कि जी राइट टू रिसीव एंड ड्यूटी टू पे एस्टैब्लिश होगी इसके नतीजे में। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 में आगे थी, हमने इसकी जो मेन बातें समझी वो क्या थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग बेसिकली 5 हेड्स के अंदर चीजों को डिवाइड कर रही होती है। 5 हेड हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज के, 5 हेड्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इनको हम अकाउंटिंग के मेन हेड भी कह सकते हैं जी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा कि वो कौन कौन से, एक हमने पढ़ा था जी एसेट और एक हमने पढ़ा एक्सपेंस। ये दो हमारे हो गए थे। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे और जो बाकी के हमारे 3 रह गए हम उसकी तरफ बात करेंगे। चले जी। अच्छा, इन बिटवीन हमने प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कर ली थी, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। बाकी के जो 3 हैं, एक आ गया हमारे पास कैपिटल, ठीक है, एक हमारे पास आ गया लायबिलिटी और एक हमारे पास आ जाता है इनकम। एसेट के हवाले से हमने ये चीज पढ़ी थी और समझी थी कि एसेट ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनकी एक लाइफ है जो ओवर द पॉइंट कंजम्पशन होती है, जिसकी वजह से उस बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इनफ्लो होगा। एक्सपेंस में भी हमने पढ़ा था कि इनफ्लो होता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज हो रहे होते हैं, यानी कि वो फुली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं। फिर हमने ये भी उसका पर्सपेक्टिव पढ़ा था कि ये बिजनेस के लिए होते हैं, आमतौर बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए होते हैं। अब हम आ जाते हैं कैपिटल के ऊपर। अच्छा जी, कैपिटल क्या है? कैपिटल से मुराद है वो वाले रिसोर्सेस। अब इसकी जो डायमेंशंस है अंडरस्टैंडिंग की, वो आपने समझनी है। रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस which are contributed by the owner of the business to the business। यहाँ पे एक और चीज हम इसको भी साथ ही समझ लें। देखिए, बिजनेस के अंदर क्या है, एक बिजनेस है, एक एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को का कोई मालिक है। अब मालिक कौन है? मालिक वो है जिसने अपना पैसा उस बिजनेस को दिया है। तो इस पर्सपेक्टिव से, एंटिटी के पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं कि बिजनेस एंड ओनर, ये दोनों डिफरेंट एंटिटी। बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ओनर एक अलग एंटिटी है जो उसका मालिक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट।
इससे आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब ये है कि कोई भी जो बिजनेस है वो एक अलहदा एंटिटी है, उसका एक अपनी अलहदा से वजूद है, उसके अपने राइट्स एंड ड्यूटीज है। हालांकि वो बेजान है, नॉन लिविंग है, फिक्टिशियस है, बट वो रिप्रेजेंट होता है। कैसे रिप्रेजेंट होता है? एक सिंगल ओनर से या उसके जितने भी मालक है। अब ओनर का बुक कॉन्सेप्ट क्या है? ये वो वाला पर्सन है जिसने एक बिजनेस के अंदर अपना पूरे रिसोर्सेज ऐड किए हैं। किस लिए ऐड किए हैं? ताकि ये इनको डिप्लॉय करके आगे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी वो उस बिजनेस से करना चाहता है उसको करके वो उससे रिटर्न ले। रिटर्न मींस प्रॉफिट ले। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैपिटल है ना, कैपिटल की डेफिनेशन का एक पॉइंट ये है कि ये वो वाले रिसोर्सेज हैं जो कंट्रीब्यूट करेगा एक ओनर बिजनेस को। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिजनेस जब एक बिजनेस स्टार्ट होगा, फर्स्ट कर लें एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए। इसने एक स्टेशनरी की शॉप खोल दी। ये आगे स्टेशनरी की शॉप, इसका कोई भी नाम हो सकता है। फर्स्ट कर ले हम इसका नाम रख देते हैं जी विक्ट्री स्टेशनरी शॉप। ठीक है। अब ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के पास अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके पास अपने कोई वसाइल नहीं है। ये बिजनेस जो चलना है ये मिस्टर ए के माइंड से चलना है, उसके रिसोर्सेज से चलना है। और इस बिजनेस का जो मुनाफा है, जो रिटर्न है और इवन जो लॉस है, वो सारी की सारी किसकी चीजें हैं? वो मिस्टर ए को बिलोंग करेंगे। अब आप यहाँ पर ये भी पॉइंट क्लियर कर लें, ये मिस्टर ए एक भी हो सकता है, इसमें 10 लोग भी मालिक हो सकते हैं, मिलके भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंपल रखेंगे, मैं इसको कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के एंगल से नहीं आपको समझाना चाहूंगा। अब देखें, इस शॉप को जरा आप खुद अपने जहन में इमेजिन करें कि इस एक शॉप को चलाने के लिए हमें क्या क्या वसाइल चाहिए। फर्स्ट कर लेते हैं जी, हम जरा इसको एक ले डाउन कर लेते हैं, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, फर्स्ट कर ले, हमने कहा जी हमें एक शॉप चाहिए। वो फर्स्ट कर ले, हमने कहा जी हम रेंट पे ले लेते हैं। चलिए ठीक है। स्टॉक चाहिए जी। स्टॉक मींस वो स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने कहा जी हमें यहाँ पर चाहिए जी रेनोवेशन थोड़ी सी चाहिए वहां पे। फिर हमने कहा जी हमें यहाँ पर जनाब फैंस चाहिए। फिर हमने कहा जी हमें यहाँ पर फर्नीचर चाहिए। फिर हमने कहा जी हमें एक व्हीकल भी चाहिए जी, वो माल लेके आना है, दे के आना है। फॉर एग्जाम्पल ये चीजें चाहिए। अब ये चीजें कैसे आएंगी? ऑब्वियसली ये चीजें आपको मार्केट से पहले बाय करनी पड़ेंगी। तो इस बिजनेस, ये चूंकि एक अलहदा एंटिटी है, दिस इज अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी है ये, इसका अपना अलहदा से वजूद है। इसको हम ओनर की एंटिटी के साथ मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो अब मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए फॉर एग्जांपल इसका एस्टिमेट लगाएगा कि जनाब ये सारे काम करने के लिए, बिजनेस को एक दफा चलाने के लिए जनाब ये 10 लाख रुपए चाहिए। फॉर एग्जांपल रुपीज 1 मिलियन चाहिए इसको स्टार्टअप करने के लिए। जैसे देखे ना, आमतौर पर ये आप अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में देखते हैं, लोग जब कोई बिजनेस करने लगते हैं, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई अड्डा लगाना चाहता है, कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो कहता है अच्छा जी आप बिजनेस चलाने के लिए इतने पैसे चाहिए जी। उसका मतलब है कि ये उसको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये पैसा चाहिए। अब ये पैसा इसने देना है, मिस्टर ए ने, इस बिजनेस को। और वो बिजनेस क्या करेगा? वो ये कैश लेके, इस कैश को लेगा और इस कैश को लेके ये वाली एक्टिविटीज और ये वाली चीजों को बाय करेगा ताकि वो बिजनेस चले। अब इसका मतलब ये कि ये जो कैश है, ये वो वाले रिसोर्सेज हैं जो मिस्टर ए ने दिए हैं बिजनेस को। तो ये क्या बन गए? दिस इज द कैपिटल। तो वो तमाम रिसोर्सेज जो एक ओनर जो है वो बिजनेस को दे रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। अब देखें, अब फॉर्म्स ऑफ कैपिटल क्या? फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, इसकी एक और डायमेंशन भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, होपफुली समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। फॉर्म्स ऑफ कैपिटल कैश की शक्ल में दे सकते हैं,
उसके पास अपनी गाड़ी थी, वो उसने बिजनेस को दे दी, वो व्हीकल की शक्ल में चला गया। तो वो बिजनेस के लिए तो देखे ना एक अलग एंटिटी है, उसका अपना बिजनेस एंटिटी के लिए ये जो गाड़ी है ये एक रिसोर्स है, ठीक है, वो उसका एसेट भी है। लेकिन इसके बद ये किससे मिला है उसको, ये उसको मिला है ओनर से, तो वो उसको कैपिटल भी गिनेगा। इसी तरह से बैंक की शक्ल में जनाब वो दे दिया उसने, इसकी अपनी शॉप थी, अपने नाम पे थी, वो उसने दे दी जनाब, फर्ज कर लें लैंड थी जी इसके पास, वो उसने दे दिया, इसके पास फर्नीचर था, वो इसने दे दिया। तो लाजमी नहीं कि ये सिर्फ कैश ही की शक्ल में होगा कैपिटल, तो कैपिटल की कोई भी शक्ल हो सकती है जो बिजनेस को जा रही है। अब इसका एक 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 और एंगल भी समझे, ये थोड़ा सा आपके लिए एडवांस एंगल भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में समझ लेना चाहिए आपको, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट और टफ नहीं है। देखिए कोई भी जो बिजनेस है ना, हमने एक पढ़ा कि ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि दो पार्टीज के दरमियान क्या हो रहा होता है, एक एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स है। अब ये देखें जैसे पार्टी वन यानी एंटिटी वन एंड पार्टी टू यानी एंटिटी टू। अब वन ने क्या किया जनाब, उसने इसको दिया कैश ₹1,000,000 और इसके बदले में इसने इससे लिया व्हीकल, ले ली, गाड़ी ले ली। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हमें समझ आता है कि हमेशा हमेशा इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और वो इकोनॉमिक रिसोर्स जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं उनकी बुनियादी शक्ल दो ही होंगी, एक एसेट और एक एक्सपेंस। या तो वो एसेट होंगे कि जिसको वो दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं और वो एक लॉन्गर पीरियड के लिए यूज हो सकते हैं, या वो इस शक्ल में होंगे कि एक शख्स एसेट देगा और दूसरे से ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स लेगा जो एक्सपेंस का की फॉर्म में होगा। जैसे देखे ना, मिसाल देता हूँ, इसने इसको कैश दिया ₹1,000 और इससे इसने इसके बदले में बर्गर ले लिया। अब क्या है कि इसने पार्टी टू को ₹1,000 दिए और उसके बदले में बर्गर ले लिए। तो अब ये बर्गर क्या है, ये बेसिकली ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स है जो एक्सपेंस की डेफिनेशन को मीट करता है, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा, और ये व्हीकल एसेट को मीट करता है। तो प्राइमरीली क्या हो रहा होता है, ये दो जो एसेट्स की शक्ल होती, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो दो शक्लों में एक दूसरे के साथ हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं। या तो वो इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट की शक्ल में होगा या वो एक्सपेंस की शक्ल में होगा। हम एक चीज इकोनॉमिक रिसोर्स जो दे रहे होते हैं वो एसेट की शक्ल में देते हैं और उसके बदले में एसेट की शक्ल में इकोनॉमिक रिसोर्स रिसीव कर सकते हैं, या हम एक एसेट की शक्ल में देके एक्सपेंस की शक्ल में रिसीव कर रहे होते हैं। तो अब जो डेफिनेशन, जो कॉन्सेप्ट आपको जहां पे मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ वो ये है कि जब पार्टी वन कहेगी कि जी आप मुझे, मैं आपको दूंगा कैश ₹1,000,000, ठीक है, ठीक है जी, ये बिल्कुल सेपरेट एग्जांपल है, और इसके बदले में मैं लूंगा व्हीकल। अब यहाँ पर जो इसने कैश दिया है, फॉर एग्जांपल ये कहता है जी मैं ये कैश दूंगा 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 डेज आपको पैसे दूंगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसको एक चीज रिसीव तो हो गई, इसको एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लो तो बन गया, लेकिन जो इसका आउटफ्लो है वो क्या है, दैट इज अ लाइबिलिटी, दैट इज एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, येट टू पे। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे। ये बेसिकली क्या है कि एक सर्टेन डेट के ऊपर जाके हम आपको, जो हमने आपके साथ एग्री किया है, हम आपको वो वाला इकोनॉमिक रिसोर्स आपके साथ एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये लेटर ऑन पेमेंट होगी। तो यहाँ पर ये जो प्रॉमिस टू पे है ये क्या है, दिस इज एन ऑब्लिगेशन, दिस इज अ ड्यूटी, ड्यूटी टू पे, जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, एग्जीक्यूशन इसकी अभी पेंडिंग है। इसकी एग्जीक्यूशन क्या है,
पेंडिंग है। तो अब होता क्या है कि आपकी वो वाली ट्रांजैक्शंस जिसमें आपको इकोनॉमिक रिसोर्स मिलता है, जिसके बदले में आपने अभी जो इकोनॉमिक रिसोर्स देना है वो अभी आपने पे नहीं किया, वो आपने अभी पे करना है। तो अगर आपने अभी वो पे करना है और वो जो इकोनॉमिक रिसोर्स है वो अगर ओनर से है तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल फ्रॉम ओनर। और अगर वो ओनर के अलावा आया तो वो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी फ्रॉम अदर देन ओनर। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि वो क्लैरिटी हो जाए। देखिए जी, ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी। मिस्टर ए ने इसको कहा जी मैं आपको पेमेंट करूंगा, पेमेंट आफ्टर 10 days ₹50,000 और इसके बदले में मुझे आज ही मोबाइल आप डिलीवर कर दें। अब देखें जो मिस्टर ए को रिसोर्स मिला है वो है मोबाइल, इसने इसके अगेंस्ट उसको जो एक्सचेंज करना है वो है कैश ₹50,000, लेकिन वो कैश ₹50,000 वो अभी पे नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें इसको भी, ये जो एक इंटरमीडियरी एक्सचेंज इकोनॉमिक रिसोर्स बना है जिसको मैं प्रॉमिस टू पे कह रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने इतनी अमाउंट के रिसोर्सेज पे करने हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑब्लिगेशन। और इसके नतीजे में क्या होता है, ये देखें, इसके नतीजे में कंफर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा। तो हम इस इकोनॉमिक रिसोर्स को जो एक बीच में फॉर द टाइम बीइंग आ गया है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ लायबिलिटी। लेकिन अब फर्ज कर लें ये मिस्टर ए और ये जो अब चूंकि देखिए मिस्टर ए और मिस्टर बी इनके दरमियान ट्रांजैक्शन कंफर्म है, अरेंजमेंट इनकी कंफर्म है। मिस्टर ए ने माल दिया बी को, अब कंफर्म है कि बी जो है वो उसको पैसे देगा उस मोबाइल के अगेंस्ट मिस्टर ए से पैसे लेने हैं उसने, बी ने। तो मिस्टर ए के पर्सपेक्टिव से जो ये 50,000 है, दिस इज अ लाइबिलिटी। इसकी हम अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा था कैपिटल का दूसरा एस्पेक्ट, तो वो उसके अंदर अब ये लाइबिलिटी का भी कवर हो गया। लेकिन अब ये समझें कि लाइबिलिटी और कैपिटल में फर्क क्या है। देखिए कैपिटल भी हम कह सकते हैं कि ये भी इकोनॉमिक बेनिफिट आउटफ्लो होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए जो है वो एक ओनर है, उसने अपने बिजनेस को फर्स्ट कर लें, उसने पैसे दिए, चलिए उसकी अलग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए और ये उसका बिजनेस है जी, उसने बिजनेस को कैश दिया, इसके बदले में हमने पढ़ा है जी ट्रांजैक्शन तो वो होती है जहां पर उसने जनाब वो टू वे ट्रांजैक्शन होती है, टू वे मूवमेंट होगी। तो मिस्टर ए जो बिजनेस को कैश दे रहा है, इसके बदले में बिजनेस ने इसको क्या देना है, रिटर्न, यानी कि प्रॉफिट्स प्लस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। जैसे फर्ज कर लें ये है जी कैश ₹500,000। अब इसको हम क्या, इसमें भी सेम वही चीज होगी कि बिजनेस को एक सर्टेन पॉइंट पे जाके इसको पे करना है। पे करने का क्या मतलब है, जब वो बिजनेस कभी खुदा ना खासा खत्म होगा तो वो पैसे सारे उस ओनर की मलकियत है ना। तो अब इसका क्या मतलब है, यहां पर भी इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होता है। किसके लिए है ये, बिजनेस की, दो अलग अलग एंटिटी। इसको हम अलहदा इसलिए करते हैं, यानी कि इसको कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दैट इज अ लायबिलिटी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, दैट इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। पहली बात कि इसको लायबिलिटी क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर और लायबिलिटी के अंदर तो बेसिक चीज तो कॉमन है कि आउटफ्लो ही है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। पहली बात जो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं लायबिलिटी से, टुवर्ड्स ओनर। सेकंड, टाइमिंग is not certain,
इसका कोई पता नहीं है कि कब बिजनेस से ये पैसा वापस आएगा। हो सकता है बिजनेस चलता ही रहे, कब खत्म होगा कोई आइडिया नहीं। और इसका क्या होगा, बिजनेस हो सकता है खुदा ना खासा लॉस हो जाए, लॉस होगा तो वो फिर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी गई और रिटर्न भी है। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, कि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। लेकिन इसके मुकाबले यानी कि ये देखे ना, ये कैपिटल हम क्यों कहते हैं इसको, और यहाँ लाइबिलिटी क्यों कहेंगे, अगर ये बिलोंग करता थर्ड पार्टी से रेदर देन ऑनर की तरफ। इस पहली बात, नॉट फ्रॉम ऑनर, तो जब ऑनर की तरफ से नहीं है तो जिन लोगों ने ये पैसा दिया है उनको, या उन्होंने कोई चीज इस बिजनेस को दी है, इकोनॉमिक रिसोर्स दिया है, जिसके बदले में बिजनेस ने उससे वादा किया कि भाई हम आपको फलां डेट पे पैसे दे देंगे, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन की है, तो यहाँ पर टाइमिंग आमतौर पर टाइमिंग इज कंफर्म्ड। उसमें होता है जी, हम 6 महीने बाद, साल बाद, 10 दिन बाद आपको इकोनॉमिक उनको जो एक्सचेंज है वो उसका देना ही देना है। सेकंड, नो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। देखें, बिजनेस को लॉस हो या प्रॉफिट हो, जिससे आपने जितने पैसे की चीज ली आपने उसको उतने पैसे देने। अगर खुदा ना खासा लॉस हो गए तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी सॉरी, आप ये क्लेम नहीं इसको कर सकते कि जी ये जो है, चूंकि मेरे बिजनेस को लॉस हो गया तो इसलिए अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा या कम दूंगा, या प्रॉफिट हो गया तो ज्यादा दूंगा। तो ये बेसिकली आपको जो ये एंगल दूसरा मैं समझा रहा था कैपिटल का, वो इसलिए समझा रहा हूँ कि ये कैपिटल और लायबिलिटी ऑलमोस्ट सेम थिंग, बट जब वो चीज किस आएगी मालिक की तरफ से, ओनर की तरफ से, तो हम उसको कैपिटल कहेंगे, उसके अलावा आएगी तो हम उसको लायबिलिटी कहेंगे। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि हमें पता चलता रहता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास अगर इतने एसेट पड़े हैं तो इसके बदले में हमने लोगों के कितना पैसा देना है, हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे माल बिजनेस का मालिक है उसको क्या देना है, और इसके अलावा बिजनेस के जो दूसरे थर्ड पार्टीज हैं उनको क्या देना है। तो अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है जी, कैपिटल की, कैपिटल की एग्जांपल हमने ली थी जी, कैश फ्रॉम ओनर, ठीक है। फिर हमने लिया था जी व्हीकल फ्रॉम ओनर, ठीक है। इसी तरह से आप ले सकते हैं जी लैंड फ्रॉम ओनर। अब लाइबिलिटीज की एग्जांपल ले लेते हैं। तो लाइबिलिटीज और कैपिटल में ये चीज कॉमन है कि ये बुनियादी तौर पर इस चीज के इंडिकेटर है कि कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपने लोगों को देने हैं। अगर वो लेने वाले रिसोर्सेज जो बिजनेस ने जिनकी देने हैं पैसे, अगर वो मालिक है तो वो कैपिटल बन जाएगा, और अगर वो थर्ड पार्टी है तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी। जैसे देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, आपने बिजली इस्तेमाल कर ली और एंड पे आपके बिल आ जाते, तो ये क्या है, क्योंकि अब आपने वो सर्विसेज ले ली और उसके बदले में आपको पैसे अभी पे करने, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, ठीक है जी। इसी तरह से लोन पेबल, आपने किसी से, बिजनेस ने किसी से लोन ले लिया, अब उसको पे करना, दैट इज अ लायबिलिटी। आपने क्रेडिट पे, क्रेडिट परचेजेस ऑफ, उधार पे आपने स्टॉक खरीद लिया, परचेजेस ऑफ स्टॉक्स, ठीक है जी। एसेट्स, मशीनरी, व्हीकल्स, कुछ भी, इनको हम आमतौर पर पेबल टू सप्लायर्स भी लिख देते कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से रेंट पेबल, रेंट आपने पे करना, अगर पे नहीं हुआ अभी तक, तो ये तमाम चीजें क्या हैं, ये हमारे पास कैटेगरी बन जाती है लायबिलिटी की। तो चार हमारे मेन हेड हो गए अकाउंटिंग के, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल और लायबिलिटी। आखिरी हेड रह गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला जब एग्जांपल्स करेंगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर कैपिटल या लायबिलिटी में कोई चीज कंफ्यूजन कर रही है तो वो उसको अभी होल्ड पे रखें, डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला
क्लियर हो जाएगा। इनकम क्या है जी? इनकम से मुराद वो वाली तमाम रिसोर्सेस which are economic resources which are collected or received against sale। ठीक है, इसको यही इसको देखें, ये मिस्टर ए आ गया, मिस्टर ए, और यहाँ पे आ गया मिस्टर बी। मिस्टर ए का बिजनेस है मोबाइल का, इसके पास मिस्टर बी आया। मिस्टर बी ने कहा जी ये मैं आपको कैश दे रहा हूँ 50,000 और इसके बदले में इसने इसको क्या देना है, मोबाइल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर जो मिस्टर बी है उसको कैश देना है और मिस्टर ए को मोबाइल देना है। अब मिस्टर ए का बिजनेस क्या है, इसका बिजनेस है सेलिंग ऑफ मोबाइल। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बैक जाएं और हम देखें कि भाई हमने ट्रांजैक्शन में कहा था, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में हमने ये बात कही थी कि ट्रांजैक्शन क्या है, जिसके अंदर एक इकोनॉमिक रिसोर्स जा रहा है और एक इकोनॉमिक रिसोर्स आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, दोनों पार्टीज के लिए इनफ्लो और आउटफ्लो है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मिस्टर ए के लिए मोबाइल उसका एक प्रोडक्ट है, तो वो पहले स्टेप पे क्या करेगा, वो इसको एक सेल भी रिकॉर्ड करेगा। सेल से क्या मुराद है, वो ये कहेगा कि ये जो मुझे कैश आया है, ये वाला जो एसेट आया है, क्योंकि कैश एसेट है ना, ये जो एसेट आया है ये किस चीज के बदले में आया है, हम इसको पहले रिकॉर्ड करेंगे एज अ इनकम। क्या कहेंगे, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है जी, सेल, कुछ भी जो हम उसको नाम देंगे, तो ये उसका एक मैकेनिज्म बनेगा। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी मैं अभी जरा कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा, क्योंकि इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपने भी फील किया होगा मैं एक मेन रूल से हट गई, लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो आपको भी कॉम्प्लिकेट करेगी। तो जब आप पहले बेसिक बुनियादी चीज को इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगे ना, अभी डबल एंट्रीज की हमने प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको ये अगली बात भी समझ आ जाएगी। देखिए एग्जांपल लेते हैं, सेल ऑफ स्टेशनरी, इसका बिजनेस क्या है, स्टेशनरी का। ठीक है, तो ये जब स्टेशनरी बेचेगा तो सेल ऑफ स्टेशनरी की जब ये चीज बेचेगा तो ये उसको उसके लिए ये वाले जो बेचने पे जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो उनके साथ साथ इस रिसोर्स को भी लिखेगा जिसके बदले में मिले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज भी आगे रिकॉर्ड करनी कि हमें सेल से कितना रिसोर्सेज आए। सेल ऑफ लैंड, अगर एक शख्स का बिजनेस कारोबार बेचने का है, सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है, करियाना, मिल्क शॉप, सेल ऑफ डेयरी आइटम्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये इनकम का हेड बनेगी, यानी कि मेन इनको हम गिनेंगे कि ये इनकम का हेड, इनकम का रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स है। सम अप करता हूँ, 5 मेन हेड्स हमने पढ़े, 5 मेन हेड्स हैं, बस इसी के अंदर सारी अब अकाउंटिंग घूमेगी इंशाल्लाह। 5 मेन हेड हैं, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम। इसका मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ रहे हैं, वो इन पांचों में से ही कोई होगा, इन पांचों के अलावा वो नहीं होगा। यहां तक कर लिया अब हमने। अब रिकॉर्ड कैसे करनी जी ट्रांजैक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमने अकाउंटिंग की मेन डेफिनेशन पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज अ नॉलेज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो डबल एंट्री को रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे,
डबल एंट्री से मुराद क्या है और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें। देखें, एज अ लेमैन अगर हम कोई किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं, जब चीजें हम खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक अपनी नोटबुक बनाई होती है, ठीक है। इस नोटबुक के अंदर हम क्या करते हैं, हम लिखते जाते हैं जी फलां तारीख जनाब, ठीक है। डेट डाल के तो हम लिखते हैं जी 1/1/2026 को जी हमने 10,000 रुपया किसी को दिया है, फर्ज कर लें मिस्टर ए को भी, ठीक है। फिर हमने बी के साथ भी कोई ट्रांजेक्शन की हैं, फिर जब इससे पैसे आते हैं तो हम यहाँ से उतनी अमाउंट काटते जाते हैं और पीछे लिख देते हैं जी ये बकाया है जी। ये आमतौर पर वही मेथड है जो सारे हम कर रहे होते हैं एज अ लेमैन, किसी न किसी तौर पे, किराने वाले, दुकानों वाले, और हम भी अपने चीजों को, ताकि ये हमें याद है, हम मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हम इस तरह से चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन्स को क्या कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो अकाउंटिंग आपको एक मैकेनिज्म देता है रिकॉर्ड करने का, तो उस मैकेनिज्म का नाम क्या है, उसका नाम है डबल एंट्री मैकेनिज्म। डबल एंट्री क्या है जी, इट इज अ मेथड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। पहले तो इसकी ये डेफिनेशन को समझे, अब करेगा कैसे हम वो भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो डबल एंट्री क्या है, डबल एंट्री वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब कैसे करेंगे ये भी डिस्कस करते हैं। डबल एंट्री को हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से मेंटेन करेंगे, जो रूल्स हैं डबल एंट्री के, कि ये हमेशा टू इफेक्ट्स में रिकॉर्ड होगी। इसमें टू इफेक्ट्स कैसे रिकॉर्ड होगी, देखें, हमने डिसाइड किया था कि डिस्कस किया था कि हर पार्टी के लिए क्या होता है, एक इनफ्लो है और एक आउटफ्लो है, तो ये दो इफेक्ट बने, ठीक है। ये क्या बनेंगे, दो इफेक्ट। आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि इससे आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं कोई अजीब सी बात शुरू हो गई, समझ नहीं आ रही। एक दो प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगी सारी बातें इंशाल्लाह। और वो इफेक्ट्स क्या होंगे, वो दो इफेक्ट को हम नाम देते हैं। एक इफेक्ट हो सकता है डेबिट, जिसको हम यूं लिख देते हैं dr डॉट, और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। इसका मतलब ये है, सादा सा मतलब, कि हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट्स होंगे। दो इफेक्ट किस चीज के होंगे, एक इफेक्ट डेबिट होगा और एक इफेक्ट क्रेडिट होगा। और ये इफेक्ट किन के लिए होंगे, जो इनफ्लो है या आउटफ्लो। क्या कौन सा रूल ऐसा है जो हमें बताएगा कि हमने कब जो चीज इनफ्लो आ रही है उसको डेबिट इफेक्ट देना है, या जो सी चीज इनफ्लो आ रही है उसको क्रेडिट इफेक्ट देना है। और इन दोनों चीजों पर ही ये इफेक्ट आएंगे। अब वो कैसे होंगे वो भी हम समझ लेते हैं। अब सबसे एक और चीज उससे पहले समझें, हमने कहा था ये मेन हेड कितने हैं जी, 5, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल और लायबिलिटी और इनकम। इन दोनों को हम कहते हैं डेबिट ग्रुप। क्या कहते हैं, डेबिट ग्रुप। और इन दोनों को हम तीनों को सॉरी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ग्रुप। क्या कहते हैं, क्रेडिट ग्रुप। अब रूल क्या है, रूल ये है कि जब भी, ये समझनी बात ध्यान से गौर से और समझनी है और लिखें भी चाहे साथ साथ, जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर, ट्रांजैक्शन के नतीजे में डेबिट ग्रुप इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज का क्या मतलब है कि आपके पास उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में एसेट का बैलेंस बढ़ना चाहिए, एक्सपेंस के जो बैलेंस है वो बढ़ना चाहिए। तब क्या होगा, ये डबल एंट्री के अंदर ये वाले एसेट या एक्सपेंस ये क्या होंगे, डेबिट होंगे। और अगर ये कम हो रहे होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्लियर हुई बात।
कि डेबिट ग्रुप में जो से उसके हेड हैं, अगर ट्रांजैक्शन होने के नतीजे में ये बढ़ रहे होंगे तो हम इनको डबल एंट्री के अंदर डेबिट इफेक्ट के साथ लिखेंगे, और अगर ये कम हो रहे होंगे तो हम इनको क्रेडिट इफेक्ट के साथ लिखेंगे। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा क्रेडिट ग्रुप में। अगर यहाँ पर इंक्रीज आ रहा होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज आ रहा होगा तो हम डेबिट करेंगे। अब हम फौरी तौर पे एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी इंशाल्लाह। एग्जांपल 1, मिस्टर ए परचेज्ड स्टॉक्स, यानी कि जो सा भी वो माल बेचता है, ये भी समझ लें जो माल हम बेचते हैं उसको हम स्टॉक्स कहते हैं। मिस्टर ए परचेज स्टॉक्स फॉर ₹100,000 फ्रॉम मिस्टर बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं मिस्टर ए की। फर्ज कर लें बुक जो बिजनेस है ये उसका नेम है जी। चलें इसको मैं कंफ्यूजन हो आपको, इसको ऐसे कर लें अल्फा स्टेशनरी। अल्फा स्टेशनरी ने जनाब 1 लाख का स्टॉक खरीदा है। अब हम अभी फिलहाल अकाउंटिंग कर रहे हैं अल्फा स्टेशनरी। यहाँ पर दो हमारे पास एंटिटीज बन गई, एक है अल्फा स्टेशनरी और एक है मिस्टर बी। और हम क्या कर रहे हैं, हम अल्फा की अभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन तो दोनों रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से टेबल बनाएंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इसका इनफ्लो क्या है जी, स्टॉक्स। इसका आउटफ्लो क्या है, कैश ₹100,000। स्टॉक्स क्या है जी, पांचों कैटेगरीज में से मेन हेड जो है ये स्टॉक्स क्या है, ये है एसेट। इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में स्टॉक्स का जो एसेट्स जो स्टॉक की शक्ल में पड़े हुए हैं वो बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में ये इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो होने से क्या होगा, ये वाला इसका एसेट बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, इंक्रीज। तो इसको डबल एंट्री में हम इफेक्ट क्या देंगे, डेबिट। कैश क्या है जी, ये एसेट है। ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब कैश इससे जा रहा है, तो इसका मतलब है ना, फर्ज कर ले अगर इस ट्रांजैक्शन से पहले अगर फर्ज कर ले उसके पास 10 लाख रुपया था, तो अब कैश कम हो गया ना 1 लाख से, तो इसका ये वाला एसेट क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब हम डबल एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसको हम फॉर्मेट किया, ये बनाए आप मेरे साथ, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर। ये एग्जैक्टली इसी तरह से बनेगा। ऊपर वाला तो हमारी अपनी वर्किंग है ना, इसको हम बना सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे डेबिट, यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ हम करेंसी लिख देंगे। फर्ज कर लीजिए सीरियल नंबर 1 यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 ये थी जी 1/1/2026 फॉर एग्जाम्पल। अब पर्टिकुलर्स में देखिए डेबिट क्या चीज होनी है, स्टॉक्स। हम लिख देंगे जी स्टॉक्स डेबिट हो गए 1 लाख से, और इससे थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे कैश, और उसको क्रेडिट के खाने में लिख देंगे 1 लाख। ये आपकी डबल एंट्री होगी, और उसके नीचे ये लाइन लगा देंगे। इसमें नरेशन भी आती है, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी फिलहाल हम इसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे। अब डबल एंट्री के हवाले से हमें क्या पता चला, एक तो ये कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हमेशा सेम होंगे। हर एंट्री के अंदर दो इफेक्ट्स आएंगे, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। कौन से हेड ने डेबिट होना है, कौन से हेड ने क्रेडिट होना है, देखिए यहाँ पर दो, एक ही हेड इन्वॉल्व है एसेट, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने हेड हैं, 5 हेड हैं, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं जी। यहाँ पर हम अल्फा स्टेशनरी bought stock ₹250,000 on credit from C। आप देखिए अकाउंटिंग करनी है हमने, इसकी डबल एंट्री डाली, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका इनफ्लो और आउटफ्लो निकालेंगे।
अल्फा का इनफ्लो क्या है जी, स्टॉक्स। अब इसका आउटफ्लो क्या है, अब देखें, इसने उसको भी पैसे नहीं दिए, एग्जीक्यूशन नहीं हुई पैसे देने की, इसने उसके साथ प्रॉमिस किया है कि उसको बाद में पैसे देगा, तो उसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देंगे प्रॉमिस टू पे। स्टॉक्स क्या है जी, एसेट्स हैं। अब आपने आइडेंटिफाई करना है, देखिए पहले स्टेप में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इकोनॉमिक, कौन सा ये मेन हेड है। प्रॉमिस टू पे क्या होता है, लायबिलिटी, यानी कि आपके ये वो चीज जो आपने पे करनी। थर्ड इफेक्ट क्या आ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे और इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। रूल क्या था जी, एसेट बढ़ेंगे तो डबल एंट्री में डेबिट होंगे। रूल क्या था जी, क्रेडिट ग्रुप की चीज है लायबिलिटी, तो ये बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमारी डबल एंट्री क्या पास ऑन होगी, हम फिर से इसका फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद में आपको इसका एक पैटर्न बताता हूँ, आप उसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह थोड़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सीरियल नंबर जी 02 जी, फर्स्ट कर लेते हैं ये 2/1/2026। पर्टिकुलर्स में जी स्टॉक्स डेबिट, डेबिट साइड पे लिखेंगे 2,50,000 और मिस्टर सी, क्योंकि ये अब हमारी लायबिलिटी बन गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमने मिस्टर सी से 2.5 लाख का माल क्रेडिट पे दिया, तो ये आपकी डबल एंट्री बन गई। अब पैटर्न जो आपका बनेगा डबल एंट्री को प्रैक्टिस करने का, रिकॉर्ड करने का, वो क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, पहले स्टेप में, ठीक है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेन हेड, कौन सा हेड है। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इफेक्ट, या इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। फोर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, या डेबिट ग्रुप है या क्रेडिट ग्रुप है। और 5, डबल एंट्री में क्या इफेक्ट आएगा, डबल एंट्री इफेक्ट। ये 5 स्टेप्स हैं, आपको इसको अच्छे से समझना है और करना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे, तो होपफुली आपको ये अब समझ आ जानी चाहिए। हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी इंशाल्लाह। चले अब हम ना इसको जरा और डबल एंट्री को के रूल्स के ऊपर पहले थोड़ा सा और हम वर्क करते हैं, ताकि हम फिर इसकी मजीद प्रैक्टिस करें और हमें इसकी क्लैरिटी होती है। अब देखें, यहाँ पर मैं अलग-अलग से हेड लिख रहा हूँ, आप भी इसको अपनी नोटबुक के ऊपर इसी तरह से लिखिएगा प्लीज। अच्छा देखिए जी, सबसे पहले आ गया हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेड, आप भी ऐसे लिखें, इंक्रीज, डिक्रीज, डेबिट, क्रेडिट, ये वाला टेबल आप बनाएंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास एसेट, ठीक है जी। उसके बाद आ गया एक्सपेंस, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा जरा चेंज करूं, इसमें हाँ जी, एसेट आ गए। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट। ये अब आपने खुद टेबल बनाना है, यहाँ पे पॉज करके, ताकि आपको समझ आए कि ये इसके बेसिक रूल क्या है डबल एंट्री का। फिर एसेट अगर डिक्रीज हो रहा होगा, एसेट डिक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये हो गया एसेट का रूल। एक्सपेंस का रूल क्या है जी, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ये आ गया एक्सपेंस का रूल। वही ये देखे ना, ये दोनों क्या है, डेबिट ग्रुप है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए हम कैपिटल।
कैपिटल इंक्रीज होगा तो डबल एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट, और जब डिक्रीज होगा तो डबल एंट्री में क्या होगा, डेबिट। इसी तरह से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, उल्ट हो जाएगा उसके लिए रूल, डेबिट ग्रुप की निस्बत। ये लायबिलिटी का टेबल बन गया। उसके बाद क्या है, इनकम, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, इनकम कम होगी तो डेबिट होगी। तो ये उसका एक रूल बन गया जो कि आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग कितनी हो गई है। अब हम ना इसकी तरह प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर जो है ना वो चीजें समझ नहीं आती, तो हम इसकी कर लेते हैं प्रैक्टिस। चले अब ना हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। ये रूल आपने पढ़ लिया, हमने इस रूल की प्रैक्टिस भी कर ली, एक छोटा सा टेबल भी बनाया, तो वो टेबल आपको भी खुद से बनाना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। दोबारा से उसको रिवाइज कर रहा हूँ कि डेबिट ग्रुप में क्या होगा, जब भी डेबिट ग्रुप बढ़ेगा तो डबल एंट्री के अंदर वो डेबिट होगा, और कम होगा तो वो डबल एंट्री के अंदर क्रेडिट होगा। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम जो है ये हैं क्रेडिट ग्रुप के। इसमें बिल्कुल उल्ट होगा कि जब ये बढ़ेंगे तो डबल एंट्री में क्रेडिट होंगे और कम होंगे तो डबल एंट्री में डेबिट होंगे। चले अब हम ना प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। प्रैक्टिस आपने ऐसी कर दी जैसे मैं आपके सामने करूंगा और आपने इसी तरह से करना है। देखें जी, एग्जाम्पल 2.01, Mr. Zubair decided to run a business of furniture named as Alpha Furniture from 1st January 2017। इससे हमें बताया जा रहा है कि जो जुबैर साहब हैं जी, कोई उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस उनका क्या है, फर्नीचर का है। फॉलोइंग आर दी डिटेल्स ऑफ अल्फा ट्रेडर्स, और इस बिजनेस का नाम क्या है, अल्फा फर्नीचर या अल्फा ट्रेडर। तो डेट आ गई और ट्रांजैक्शन आ गई। सबसे पहली डेट क्या है जी हमारे पास, 1/1/2017 को मिस्टर जुबैर प्रोवाइडेड ₹100,000 टू दी अल्फा फर्नीचर। अब देखें, अब ये याद रखना है कि ये हम अकाउंटिंग किसके लिए अभी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अल्फा ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पर हमारे पास अल्फा ट्रेडर की हमने बुक कीपिंग करनी है, अल्फा ट्रेडर की हमने डबल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो अल्फा ट्रेडर सबसे पहले आ गया हमारे पास, ये अल्फा ट्रेडर जी। तो हम अभी फिलहाल सिर्फ अल्फा ट्रेडर की कर रहे हैं। तो अल्फा ट्रेडर का आपने यहाँ पर निकालना है सबसे पहले इनफ्लो और यहाँ पे आउटफ्लो। इनफ्लो क्या है जी अल्फा ट्रेडर का, अल्फा ट्रेडर का इनफ्लो है कैश। अल्फा ट्रेडर को देखे ना, बिजनेस को क्या मिला, कैश। आउटफ्लो इसका क्या है, इसके बदले में इसने क्या देना है अल्फा ट्रेडर ने, बेसिकली जुबैर साहब कौन है, वो इसके ऑनर है, तो उसने ऑनर ने कैश दिया बिजनेस के अंदर। तो अल्फा ट्रेडर को जो कैश मिल रहा है उसके बदले में उसने क्या देना है, इसने बेसिकली रिटर्न देना है। रिटर्न से क्या मुराद है, प्रॉफिट देना है। आप इसको प्रॉमिस टू पे भी कह सकते हो, ठीक है, प्रॉमिस टू पे। कैश कौन सा ग्रुप है जी, कैश है जी, कैश एसेट होता है। प्रॉमिस टू पे क्या होती है, प्रॉमिस टू पे अगर ओनर के लिए होगा तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल, और अगर ओनर के अलावा होगा तो वो क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। एसेट कौन से ग्रुप का है जी, डेबिट ग्रुप का। कैपिटल कौन से ग्रुप का है जी, क्रेडिट ग्रुप का। अब इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में आपके पास जो एसेट है, एसेट कौन सा, स्पेसिफिक एसेट, कैश, वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में बिजनेस के पास जितना भी पैसा था वो, देखें आपने ये जो रूल देखना होता है ना कि वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो ये आपने देखना है कि इसको यूं इमेजिन कर लें कि इस ट्रांजैक्शन से पहले जीरो था उसके पास कैश, जिस एसेट की या कैश की बात हो रही है वो कितना था जी, वो जीरो था। तो अगर मैं जिस चीज का जब हम डिसीजन करेंगे कि ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो सिंपल सा रूल ये है कि देखें इस ट्रांजैक्शन से पहले इसके पास ये वाला जो इकोनॉमिक रिसोर्स था, एज्यूम कर लें वो जीरो था। अगर जीरो था तो इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में उसके पास ये प्लस हो रही है अमाउंट, यानी इतना पैसा इसके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये देखें ना, अगर उसके पास फर्ज कर लें जीरो था पहले,
तो अब ये प्लस करने के बाद इसके पास इसमें लामाला इजाफा ही होगा। और अगर फर्ज कर लें आप कहते जी जीरो नहीं था जी एक्स था, तो तब भी एक्स के अंदर अब ये प्लस होके उसको बढ़ाएगा ही ना। तो इसका मतलब ये कि इस चीज के नतीजे में ये वाला जो इकोनॉमिक रिसोर्स है जिसपे मैंने एरो का निशान लगाया, ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। डेबिट ग्रुप बढ़ रहा होगा तो डबल एंट्री में क्या होगा, डेबिट। अब आ जाए दूसरी तरफ, कैपिटल क्रेडिट ग्रुप का। इसी तरह से कैपिटल के लिए भी यही होगा कि ये इस ट्रांजेक्शन के नतीजे में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है। तो क्रेडिट ग्रुप जब भी बढ़ता है तो वो क्या होता है, डबल एंट्री के अंदर क्रेडिट। तो इसकी बेटा डबल एंट्री क्या बनी। अब मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, फॉर्मेट को मैं अभी फॉलो नहीं कर रहा, फॉर्मेट को फिर हम अगेन फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री बन जाएगी, डेट आ जाएगी हमारे पास 1/1/2017। पर्टिकुलर में हम सबसे पहले डेबिट लिखेंगे। किस नाम से आपने डेबिट का हेड लिखना है, मैंने इसको लिखा जी कैश डेबिट। कितने से जी, 1 लाख से। और क्रेडिट को थोड़ा सा डेबिट साइड जो हम लिखने से थोड़ा सा आगे लिखते हैं, वो क्या है जी, कैपिटल क्रेडिट। इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ये। तो ये हमारी एंट्री पूरी हो गई, ठीक है, ये वाली एंट्री। तो इसकी एंट्री क्या हुई जी, कैश डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिलहाल अभी आप इसको ही इसी पैटर्न पे आपने करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, इनफ्लो बना के, ठीक है जी, आउटफ्लो बना के आपने करना है। सेकंड एंट्री जी, सेकंड ट्रांजैक्शन, मिस्टर जुबैर मेड परचेजेस ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹95,000। अच्छा, अब एक और चीज हम यहाँ पर साथ साथ ही आपको मैं समझा दूं कि जो चीज हम प्रोडक्ट कोई बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं या बनाते हैं, जो वो वाला प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं जी, स्टॉक्स। अब स्टॉक्स भी एसेट है। अब देखिए यहां पर ये फर्नीचर खरीद रहा है तो ये फर्नीचर इसका स्टॉक होगा। और ये क्या होता है, ये करंट एसेट होता है। ये कौन सा एसेट होता है, करंट एसेट। इसकी लाइफ 1 साल से कम है, क्यों, क्योंकि इसने इसको बेचने के लिए रखा है, कंजम्पशन के लिए नहीं लिया उसने। अब अगर ये फर्ज कर लें कोई एसी खरीदेगा या कोई और मशीनरी खरीदेगा तो वो क्या होगी, वो उसका एसेट होगा, कौन सा, नॉन करंट एसेट। तो ये अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स बेसिकली वो वाली आइटम है जिसके अंदर एक एंटिटी या बिजनेस जो है वो डील कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम फिर इनफ्लो और आउटफ्लो का टेबल बनाएंगे जी, इनफ्लो और आउटफ्लो। बिजनेस का इनफ्लो क्या हुआ जी, बिजनेस को आया स्टॉक। और आउटफ्लो का क्या हुआ जी, यहां पर उसने लिखा मेड परचेजेस ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹95,000। अगर आपको नहीं बताया जाता कि ये कैश पे है या क्रेडिट पे है तो वो कैश पे ही माना जाएगा आमतौर पर, क्योंकि अगर क्रेडिट पे होगा तो वो स्पेसिफिकली आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर इसका आउटफ्लो क्या है जी, कैश इसका आउटफ्लो हो रहा है। स्टॉक क्या है जी, एसेट है। कैश क्या है जी, एसेट है। स्टॉक ये कौन सा ग्रुप है जी, ये डेबिट ग्रुप है, ठीक है, डेबिट। ये कौन सा ग्रुप है, ये भी डेबिट ग्रुप है। ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, बढ़ेगा तो ये डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट, ये क्या होगा, क्रेडिट। तो अब इसकी सिंपल एंट्री क्या बनेगी, डेट हम वैसे ही डालेंगे, मैं सिंपल से सिर्फ चले डेट भी डाल देता हूँ जी, 2/1/2017 को क्या ट्रांजेक्शन हुई जी, हम कहेंगे जी स्टॉक डेबिट कितने से, 95,000 से, और कैश क्रेडिट 95, ठीक है। ये होगी हमारी एंट्री नंबर 2। यूं डबल एंट्री का इस्तेमाल करते हुए हम इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। मिस्टर बी परचेज्ड होल फर्नीचर फॉर ₹110,000। अब ये मिस्टर बी क्या है, जिसको हम माल बेचते हैं वो क्या होता है, वो हमारा कस्टमर होता है। अब अगेन यहाँ पर क्रेडिट का नहीं बताया गया तो हम क्या लेंगे कि ये कैश पे हुआ है। सेम उसी तरह से हम इसको करेंगे। इनफ्लो क्या है जी, आपने एग्जैक्टली इसी तरह से बनाना है, अपनी कॉपी के ऊपर नोट पैड के ऊपर इसको सॉल्व करना है। तो ये आ गया जी, इसने मिस्टर बी और इसको फर्नीचर उसने सेल किया 1,10,000 का। अब मैं इनफ्लो और आउटफ्लो की हेडिंग्स नहीं दे रहा, ये अंडरस्टूड होगी बात। मिस्टर बी ने क्या किया जी, इसको माल बेचा है तो इसका इनफ्लो क्या है, कैश। इसका आउटफ्लो क्या है, अब देखेंगे इसका आउटफ्लो तो बेसिकली है स्टॉक, क्योंकि जो इसने स्टॉक लिया था वो इसने इसको बेच दिया।
लेकिन अभी आप सिर्फ समझने के लिए अपने जहन में ये बना लेंगे कि जब भी हम सेल करेंगे तो हम आउटफ्लो के अंदर क्या लेंगे, सेल। ये एक आम रूल से थोड़ा सा चीज हट गई, लेकिन आपको ये लेटर ऑन स्टेजेस पे पता चल जाएगा कि ये क्यों करते हैं और ऐसा क्यों है। असूली तौर पर तो जिस बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो स्टॉक आना चाहिए, क्योंकि उसके पास इन जो चीज हुई वो कैश है और जो आउट हुई चीज वो स्टॉक है। लेकिन हम अभी इसको समझने के लिए ये करेंगे कि जब भी हम कोई चीज बेचेंगे, चाहे वो कैश पे हो कस्टमर के साथ या क्रेडिट पे हो, हम आउटफ्लो के अंदर सेल देंगे। ये एक छोटी सी चीज है जिसको आपने अपने जहन में बैठा लेना। लेटर ऑन स्टेज के ऊपर इंशाल्लाह जब हम अभी ट्रायल, इसके बाद डबल एंट्री पढ़ेंगे, फिर ट्रायल पढ़ेंगे, ट्रायल के बाद जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आएंगे तो उस पॉइंट पे मैं फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करो हो जाएगा, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन रह जाएगी। कैश क्या है जी, एसेट है जी। सेल क्या है जी, इनकम है जी। ठीक है जी। एसेट क्या है जी, डेबिट ग्रुप है। इनकम क्या है जी, क्रेडिट ग्रुप है। ठीक है। एसेट बढ़े, ये एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे सेल भी बढ़ रही है। डेबिट ग्रुप बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। ये क्या होगा, डबल एंट्री के अंदर क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री हो जाएगी जी सेम 3/1/2017। हमने कहा जी हमारे पास कैश डेबिट कितने रुपए से, 1,10,000 से, और सेल अकाउंट क्रेडिट 1,10,000। ठीक है जी। चल चौथी एंट्री जी, अल्फा फर्नीचर परचेज फर्नीचर वर्थ ₹105,000। अल्फा फर्नीचर ने फिर से स्टॉक खरीदा जी। तो इसका इनफ्लो क्या है जी, स्टॉक। आउटफ्लो क्या है जी, कैश। स्टॉक क्या है जी, एसेट। ये भी एसेट। अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा इसको जरा समरी वे में करता जाऊं ताकि टाइम भी बचे ना। एसेट क्या है जी, डेबिट ग्रुप का हिस्सा है। ये कैश भी डेबिट ग्रुप का हिस्सा है। अच्छा जी, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। तो हमारे पास एंट्री क्या बन गई। अब मैं सिंपल लिख रहा हूँ, डेट वगैरह ये ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है। तो सिंपल जब हम एंट्री को जरा शॉर्ट फॉर्म में इनफॉर्मल वे में लिखेंगे तो हम यूं लिखेंगे जी, स्टॉक अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट से जी, 1,05,000। सबसे पहले डेबिट लिखना होता है, उसके बाद क्रेडिट लिखना होता है। ठीक है जी। ये डेबिट और ये क्रेडिट। चल ये एंट्री भी होगी। 5 जनवरी को क्या हुआ जी, अल्फा फर्नीचर पेड ₹15,000 टू मिस्टर सी फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। अल्फा फर्नीचर ने कोई वर्कर अपने पास रखा हुआ था जो मिस्टर सी है उसका नाम, और उसको उसने उसकी सैलरी पे की है 15,000। ठीक है। इसको हम अभी सिंपल वे में लेंगे। इस ट्रांजैक्शन को याद रखनी ये बात कि ट्रांजैक्शन की जो नरेशन है ना, वो आपको खुद बताती है कि ये नेचर क्या है इस ट्रांजैक्शन की। ये देखिए उसने कहा मिस्टर सी फॉर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। तो मिस्टर सी को जो पेमेंट हुई है वो उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट हुई है। तो अब इसका इनफ्लो क्या है जी, इसका इनफ्लो है जी एम्प्लॉई सर्विसेज। ठीक है। इसका आउटफ्लो क्या है जी, कैश। एम्प्लॉय सर्विसेज क्या होती है जी, ये एक्सपेंस होता है, या आप इसको सैलरीज भी कह सकते हैं जी, सैलरी कहेंगे हम इसको। तो सैलरी क्या होता है जी, एक्सपेंस है जी। ठीक है जी। कैश क्या है जी, एसेट है जी। ये भी डेबिट ग्रुप का हिस्सा है, ये भी डेबिट ग्रुप का हिस्सा है। ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा डबल एंट्री के अंदर, और ये कम हो रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमारे पास एंट्री क्या बन गई, टू सैलरी एक्सपेंस टू कैश अकाउंट 15,000। इसी तरह से आपने इसको एक डिस्टेंस पे लिखना होता है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद आ गई जी 6 जनवरी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹6,000। 6,000 का उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो अब ये देखें आप, इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी, इनफ्लो क्या है इसका, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, सिटी सर्विसेज, और कैश इसका आउटफ्लो है। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज क्या होती है, एक्सपेंस होती है। कैश क्या है जी, एसेट है जी। एक्सपेंस कौन से ग्रुप का हिस्सा है जी, डेबिट ग्रुप का हिस्सा है। एसेट भी डेबिट ग्रुप का हिस्सा है। ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। ये बढ़ेगा तो डबल एंट्री के अंदर डेबिट होगा, ये कम हो रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी हमारे पास, हम कहेंगे जी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कितने से जी, 6,000 से।
और कैश अकाउंट क्रेडिट 6,000। ठीक है, अब ये चीज अब आपको रियलाइज हो जानी चाहिए कि जो आपकी डबल एंट्री है वो दो बातों पे आपको समझ आनी है। एक है उसका रूल कि कौन सी चीज डेबिट होती है और कौन सी चीज क्रेडिट होती है। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सी चीज इनफ्लो हो रही है और कौन सी चीज आउटफ्लो है। वही चीज जो हमने ट्रांजैक्शन को समझने के लिए डिटेल डिस्कशन की और हमने उसको समझा भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पेड टेलीफोन बिल ₹5,000 6 तारीख को क्या हुआ जी, इसने जी इसको हम कहेंगे टेलीफोन सर्विसेज। ठीक है, और इसने कैश दिया जी इसको। टेलीफोन सर्विसेज क्या होती है, एक्सपेंस है। कैश क्या है जी, एसेट है। ये भी डेबिट ग्रुप है, ये भी डेबिट ग्रुप है। ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डबल एंट्री में डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। अच्छा, ये चीज भी आप एक और पॉइंट भी हम यहीं पे साथ साथ डिस्कस कर ले, क्योंकि ये देखिए प्रैक्टिस के दौरान ये चीजें मुख्तलिफ सिनेरियो सामने आते हैं तो फिर साथ साथ चीजें जहन में क्लिक होनी शुरू हो जाती है। अब ये टेलीफोन सर्विसेज है, अब आपने इसको किस नाम से रिकॉर्ड करना है, डेबिट करना है। जैसे देखा ना, मैं इसको फर्ज कर ले इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख लेता हूँ जी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक्सपेंस या चार्जेस, तो कोई बात नहीं है, आप इसको किसी भी नाम से लिख सकते हैं। इसमें कोई कोई एग्जैक्ट प्री डिफाइंड रूल नहीं है। तो मैंने इसको लिख दिया जी। इसी तरह से आप इसको टेलीफोन चार्जेस भी लिख सकते हैं, आप इसको मोबाइल चार्जेस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपने असल में नाम उसको ऐसा देना होता है कि जिससे आप उसको पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाए कि ये किस चीज के लिए ट्रांजैक्शन हुई थी। कैश हमने आउट कर क्रेडिट कर दिया 5,000। क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी, जहां समझ ना आए वहां पे दोबारा लेक्चर को सुने, स्टिल प्रॉब्लम रहे तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, अपने कमेंट्स के अंदर आप डालेंगे, तब भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको रीड करके आपको उसका रिप्लाई कर दूं। बट ज्यादा अप्रोप्रिएट ये रहेगा कि मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, जो कि मैंने इधर ग्रुप का जो है वो लिंक दे दिया, अपना नंबर भी दे दिया, आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपने थोड़ा सा हवाला देना कि कौन से लेक्चर के अंदर और किस में प्रॉब्लम आ रहा है आपको। 6 जनवरी की ट्रांजैक्शन आ गई जी, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अली। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जी, जब भी कोई चीज एसेट के हवाले से आएगी, याद रखना है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने देखना है कि ये एसेट स्टॉक्स हैं या उसके अलावा एसेट है। क्योंकि जो स्टॉक होगा वो हमेशा करंट एसेट ही होगा। अब वो स्टॉक की नेचर चाहे फिक्स एसेट वाली हो, नॉन करंट एसेट वाली हो। अब उसने यहाँ पे क्या किया जी, उसने फर्नीचर परचेज किया 50,000 का ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अली। तो इसका इनफ्लो क्या आ गया जी, स्टॉक। इसका आउटफ्लो क्या है जी, प्रॉमिस टू पे। अब प्रॉमिस टू पे किसको है, अदर पार्टीज अदर देन ओनर। ठीक है, इसने इसके साथ प्रॉमिस कर लिया जी मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगा। स्टॉक क्या है जी, एसेट होता है। प्रॉमिस टू पे अदर देन ओनर क्या होती है, लायबिलिटी। एसेट कौन सा ग्रुप है जी, डेबिट ग्रुप है। लायबिलिटी कौन सा ग्रुप है जी, क्रेडिट ग्रुप है। ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट होगा डबल एंट्री के अंदर। ये भी बढ़ रही है लायबिलिटी, अगेन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसका रूल आपने वही उसी एंगल से समझना जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो क्रेडिट ग्रुप जब इंक्रीज करता है तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो हमारी डबल एंट्री क्या होगी जी, स्टॉक टू मिस्टर अली। मिस्टर अली हमारे पास लायबिलिटी, तो ये डेबिट हो गया 50,000 से और ये क्रेडिट हो गया मिस्टर अली 50,000 से। ठीक है, चल अगली अगली ट्रांजैक्शन, ये एक ही एंटिटी की ट्रांजैक्शन चल रही है, जेन में रखना है। देखें, ये एक क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ था, हमें बताया गया था कि कोई मिस्टर जुबैर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है फर्नीचर का। तो ये सारी उसी की ट्रांजैक्शन है, ये डिफरेंट सिनेरियोज नहीं है, एक ही अदारे की ट्रांजैक्शन हो रही है। 10 जनवरी को क्या हुआ जी, परचेज ट्यूबलाइट्स वर्थ ₹1,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबीसी लिमिटेड जी। इनफ्लो क्या है जी, इसका इनफ्लो आ गया बल्ब या ट्यूबलाइट्स जो भी हैं, ट्यूबलाइट्स और प्रॉमिस टू। बल्ब क्या है जी, ये एक्सपेंस होता है।
इकोनॉमिक रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था कि एक्सपेंस रिसोर्सेज कौन से हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए आमतौर पर यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और क्लैरिटी भी हम डिस्कस कर लें। अगर हम देखें तो ये हमें पता चलता है कि जो ट्यूब लाइट्स हैं, बल्ब हैं, ये इस तरह की जो चीजें हैं, तो वो नॉर्मली उनकी लाइफ 6 माह की भी हो सकती है, साल की भी हो सकती है। अच्छी क्वालिटी की लाइट्स लगी हो तो वो 2-2 3-3 साल गुजार जाती है। यहाँ पर फिर एक पॉइंट राइज होता है कि हमने तो एक्सपेंस की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि ये ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो ओवर द टाइम नहीं चलते, ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी कंजम्पशन अपनी दे के खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ एक और चीज भी हम समझेंगे। हम किसी भी एसेट की बुनियादी तौर पर वो वाली चीज जो एसेट की डेफिनेशन को पूरा करती है, उसके अंदर आपने ये भी देखना है कि उसकी वर्थ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते जी ये हमने, जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने 1000 रुपए का वो लाइटिंग की है जी, हमने कुछ 10 बल्ब लगाए हैं या 5 बल्ब लगाए हैं, यानी कि तकरीबन आप लगा लें 200 रुपए का बल्ब है तो 5 बल्ब लगे। तो अब इनकी चूंकि वैल्यू जो है वो बहुत कम है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हम इनको एक्सपेंस गिन लेते हैं। लेकिन अगर इसी यही 1000 की जगह 1 लाख होता या मे बी 50,000 होता, तो हम फिर इसको एक्सपेंस की बजाय एसेट भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है किसी भी अदारे के पास कि वो इसके हवाले से उसका व्यू पॉइंट क्या है। क्योंकि जब आप कहेंगे कि ये चीजें एसेट हैं, तो फिर उसके किसी भी चीज को एसेट बनाने, रिकॉर्ड करने की हद तक तो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि फिर एसेट्स को अलहदा से ट्रीट भी करना होता है। उसके अंदर फिर मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं कि उनकी डेप्रिसिएशन है, उसका फिक्स्ड रजिस्टर बनाए। तो वो खैर थोड़ा सा एडवांस बातें हो जाएंगी कि जो अभी आपको बताने में फिर आपको आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो आप अभी फिलहाल इसको यही ले लें कि ये ट्यूब लाइट्स जो थी वो आमतौर पर एक्सपेंस होते हैं। प्रॉमिस टू पे क्या है जी? लायबिलिटी। एक्सपेंस कौन सा ग्रुप है जी? डेबिट ग्रुप है जी। लायबिलिटी कौन सा ग्रुप है जी? क्रेडिट ग्रुप है जी। ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? डेबिट। ये भी बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? क्रेडिट। तो अब मैं इसको लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको डबल एंट्री के अंदर मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी कि हम इसको किसी भी नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि जैसे फर्स्ट कर लें आप ट्यूब लाइट्स को, अगर फॉर एग्जांपल मैं लाइटिंग चार्जेस के हिसाब से लिखता हूँ, फर्स्ट कर लें मैं लिखता हूँ जी लाइटिंग एक्सपेंसेस या चार्जेस। मैंने लिखा जी 1000 डेबिट और पेबल एबीसी से लिए तो एबीसी लिमिटेड को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब अगर फर्ज कर ले एक और ट्रांजैक्शन आएगी जहां पर हमने ट्यूबलाइट्स ली होंगी, तो फिर वहां पर आपने फिर उसको लाइटिंग ही लिखना है, क्योंकि एक ही चीज को मुख्तलिफ नामों से रिकॉर्ड करने में भी फिर प्रॉब्लम आती है। आखिरी ट्रांजैक्शन इसकी 11 जनवरी को, जिसने लिखा जी पेड ₹20,000 टू मिस्टर अली अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस। अब आप अगर रिकॉल करें तो ये मिस्टर अली कौन था जी? मिस्टर अली साहब जो थे उनसे हमने माल लिया था जी उधार। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ट्रांजैक्शन डिफरेंट सिनेरियोज नहीं है, एक ही अदारे के अंदर मुख्तलिफ तारीखों के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है डिफरेंट, तो सिनेरियो सेम है। अब देखें ये 6 तारीख को हमने मिस्टर अली से 50,000 रुपए का माल उधार लिया था। अब हमने उस माल के अगेंस्ट जो प्रॉमिस टू पे किया था, हमने उसके अंदर उसको 20,000 रुपए लिखा है। अब देखें यहाँ पर इसका इनफ्लो क्या है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने जहन से कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना चाहिए, और होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको कर रहे होंगे। देखें यहाँ पर इसका इनफ्लो क्या हो गया? प्रॉमिस टू पे। कंफ्यूज नहीं होना आपने, अभी मैं इसको समझाता हूँ। प्रॉमिस टू पे, देखिए मैंने आपको क्या बात बताई थी कि प्रॉमिस टू पे बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ फिक्टिशियस एसेट। ये ऐसे ही है ना, आपने फर्ज कर लें उसको प्रॉमिस टू पे की बजाय आपने उसको मोबाइल दिया होता है, या फर्ज कर लें आपने उसको जनाब अपने ना 2 मोबाइल दे दिए सिक्योरिटी के तौर पे कि भाई एक आप अपना दोनों मोबाइल, एक 20,000 का मोबाइल और एक 30,000 का मोबाइल है, इसके बदले मुझे स्टॉक दे दो, जब आपको पैसे दूंगा तो वो मुझे वापस कर देना मोबाइल। अब वो मोबाइल अगर आप देखें तो वो आपके क्या होते हैं, उस केस के अंदर वो आपका एसेट होते हैं। तो एसेट जब निकलता है तो वो क्रेडिट ही होता है, क्योंकि एसेट जाने से आपका आउटफ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जब आप उसको वो 20,000 वापस करते तो वो आपके पास एक मोबाइल वापस आ जाता, तो वो क्या बन जाता? एसेट। तो इनफ्लो में क्या आता? रिटर्न ऑफ
एसेट। तो यहाँ पे जो उसके पास अब रिटर्न आई है चीज 20,000 के बदले में, जो उसका इनफ्लो है वो क्या है, प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे अब इस केस में इसका क्या बन जाएगा, एसेट। एसेट बना लें इसको, या हम चले इसको यूं कर लेते हैं कि हाँ एसेट बनेगा इसका बिल्कुल। और उसका आउटफ्लो क्या है जी, कैश। कैश क्या है जी, कैश भी इसका एसेट। ठीक है जी। अब देखें जो प्रॉमिस टू पे था वो क्या हो रहा है, उसको आप चले एसेट ना लिखें क्योंकि उससे आपको फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। ठहरे मैं इसको रिमूव करूं। प्रॉमिस टू पे था इसका, मैं इसको कर लूं। तो प्रॉमिस टू पे इसका है जी लाइबिलिटी। चलिए इसको इसी एंगल से लेके चलते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन के केस में अब समझे इस बात को। एक तो आपने इस एंगल से समझा कि प्रॉमिस टू पे बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ एसेट, बट इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ एसेट इन द सेंस कि ये लाइबिलिटी को कम कर रहा है। ये बात समझिए। जैसे देखिए अगर आपको किसी को 50,000 रुपए देने हैं और आपने उसको 20,000 दे दिए, तो फ्यूचर में वो 50,000 की बजाय कितना रह गया, 30,000। तो जो कमी है, द रिडक्शन, जो डिक्रीज हो रही है आपकी लाइबिलिटी, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ रिवर्स इकोनॉमिक इन्फ्लो। आप इसको यूं समझें। अब लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम। तो हम इसको क्या करेंगे, ये सबसे पहले लाइबिलिटी क्या है जी इसकी, ये हो रही है कम, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि पहले 50,000 देना था, अब 50,000 में से 20,000 इसे दे दिए तो वो क्या हो जाएगा, उतनी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कैश इसका एसेट है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। बल्कि हमें पहले ग्रुप लिखना था। चले मैं इसको ऑर्डर में लिखूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। कंफ्यूजन होगी तो फिर प्रॉब्लम है। ये क्या है जी, ये कौन सा ग्रुप है जी, ये है जी क्रेडिट ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है जी, ये है डेबिट ग्रुप। ये मैं साथ में वर्ड बोल रहा हूँ ग्रुप का, ग्रुप। ये क्या हो रहा है, ये लाइबिलिटी कम हो रही है, एसेट भी कम हो रहा है। लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। एसेट कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारे पास एंट्री क्या बनी। अब देखिए हमने इस प्रॉमिस टू पे को, जो इस पार्टी के अगेंस्ट लाइबिलिटी थी, हमने लिखा था मिस्टर अली। जैसे ये देखिए, ये हमने इसको क्या लिखा था, मिस्टर अली। तो अब हम मिस्टर अली को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मिस्टर अली को डेबिट करेंगे कितने से, 20,000 से। और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसकी एंट्री। तो ये कुछ एक ट्रांजैक्शंस थी जो एक सिनेरियो बनाया था, उसकी हमने एंट्रियां की। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अगर नहीं आई तब भी प्लीज बताएं ताकि मैं देखूं अपने जो कम्युनिकेशन के मेथड्स को मजीद इम्प्रूव करूं। मेरी कोशिश है कि मैं आपसे सीखूं और कहीं ना कहीं जितना हो सके मैं आपको भी सिखा सकूं। तो ये अब हमारी एग्जाम्पल हो गई, एग्जाम्पल नंबर 2.01। तो ये मैंने एक आपके साथ एग्जाम्पल की, हमने मिलके की कोशिश, हमने की कि हम इसके अंदर जरा इसकी एक मैकेनिज्म को, डबल एंट्री को समझें। तो ये जो लेक्चर नंबर 3 है ये यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अब हम मजीद इसकी एग्जांपल्स करेंगे ताकि जो है वो एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर करके जो है वो हमें इसकी समझ आए। ये मजीद इसकी एग्जांपल्स हैं जो बनाई है मैंने। तो इंशाल्लाह ताला अब हम इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कवर करूंगा। चलिए लेक्चर नंबर 3 आपका फिर यहाँ पर क्लोज हो गया।